आज हम लोग कार्ल मार्क्स को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा दार्शनिक जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक ऐसे दार्शनिक का नाम बताओ जिसने दुनिया की हर जगह अपना प्रभाव दिखाया हो, तो कार्ल मार्क्स है। उदाहरण के तौर पे मैं अगर आपको बोलूं तो द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या जो कोल्ड वॉर है, कई सालों तक चलने वाली वॉर, उसका जो जन्मदाता है, वैचारिक जन्मदाता, वो कौन है पता है? कार्ल मार्क्स। अगर मैं आपको कहूं कि जो आप गोदान पढ़ते हो उसमें भी आपको कार्ल मार्क्स दिखेगा। अगर महिलाओं के सशक्तिकरण का जो आंदोलन है पूरे विश्व में, जो उसका आधार है, वो जानते हो कौन है? कार्ल मार्क्स। सोचो ये शख्स कितना विश्व को बदलने वाला रहा होगा। या जो आप डीपीएसपी पढ़ते हो ना, वो भी किससे निकला है? कार्ल मार्क्स। ऐसा मतलब कह सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि कार्ल मार्क्स ने हर चीज बता के चला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इंपैक्ट है। जो आप समानता की बात करते हो, वो कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स एक ऐसा वैचारिक मतलब अध्याय है या एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरी दुनिया को कहा कि ये दुनिया पूरी गलत रास्ते पे जा रही है, इसको एक नए रास्ते पे लेके जाना है। और उसके लिए उसने कहा कि मैं इसके लिए इमोशनल होके नहीं कहूंगा, लॉजिक दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि कार्ल मार्क्स हर चीज के लिए लॉजिक देता है, तर्क देता है। इसीलिए उसको सुनना आपकी विकल्प नहीं है, आपके लिए जरूरत है, क्योंकि वो जब फैक्ट बात कर रहा है तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। तो कार्ल मार्क्स पहली बात तो क्यों जन्म लेता है वैचारिक रूप से, मतलब बायोलॉजिकल नहीं। कार्ल मार्क्स को हम एक आइडिया के तौर पे देख रहे हैं, जिसको आप मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म या एक प्रकार से सोशलिज्म भी समझ सकते हो। कार्ल मार्क्स ने जो आइडियोलॉजी दी उसमें सबसे ऊपर कम्युनिज्म है। लेकिन आपको पता है कि कोई इंसान जब कोई थ्योरी दे जाता है तो उसके कई वर्जन भी बाहर आ जाते हैं। तो उसी कम्युनिज्म का एक पार्ट सोशलिज्म आ गया, बहुत सारी और चीजें भी आ गई। तो हम जैसा समझ रहे हैं कि कार्ल मार्क्स एक विचार है जो बात करता है समानता की। तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल आना चाहिए, राघव, क्या सबसे पहला सवाल आना चाहिए कि ये जन्म हुआ ही क्यों? जो इस विचार की बात हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं समानता या इक्वेलिटी की बात जो हो रही है, ये आया ही क्यों सवाल? उस समय की वर्तमान परिस्थितियों से। क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी का जन्म जो होता है, किसी भी चीज का, वो वैक्यूम से होता है। वैक्यूम का मतलब उसका खालीपन, है ना। जैसे मान लो इस क्लास में अगर कोई इशू आएगा, कोई मतलब समस्या आएगी, तुरंत तो आ जाएगा। तो उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जो हो रहा था वो था क्या? शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। ये कब की बात है? ये बात है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट से लेकर सेकंड, कार्ल मार्क्स बेसिकली उस समय का है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? और उस समय पूरे विश्व में हो रहा था शोषण। कौन किसका कर रहा था? और 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 बताऊं? और हाँ, यही तो सबसे बेसिक है, बेसिकली। लेकिन इंसान खुद का शोषण भी करने लग गया था। प्रॉफिट प्रॉफिट के चक्कर में उसने अपने आप को क्या बना लिया था? मशीन। ये मेन था। ठीक है। देखो, मार्क्स कह रहा था अगर दुनिया में कैपिटलिस्ट, एक बात तो बता दूं कि दुनिया में अगर मुझसे कोई पूछे कि कैपिटलिस्ट का जो न्यूज में आया ये शब्द पूंजीवाद, वो किससे आया, तो भी मार्क्स से। क्यों? क्योंकि माँ कैसे बनती है? जब कोई बेटा पैदा होता है वही तो माँ बोलता है, वरना माँ का जन्म बेटे से ही तो है एक प्रकार से। तो वैसे ही जो पूरी व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था से कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही थी।
अब उस सारी व्यवस्था को सामूहिक रूप से एक नाम देना था, क्योंकि उसको क्रिटिसाइज करना था। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने ही उसको कहा ये सब पूंजीवाद की विचार है, क्योंकि इसमें पूंजी पे ही सारा फोकस है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में जैसा कि आपको मैंने बताया कि 1818 से पैदा हुआ, 1883 के आसपास खत्म हुआ। तो आपको ये समय इसलिए नहीं मैं बता रहा कि याद करना है, 1813 से 1888 के आसपास का है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मान लो कि उसकी जो पूरी आइडियोलॉजी आ रही है वो किस पीरियड में है। भारत में उस समय क्या हो रहा है, क्रांति, 1857 समझ लो, शोषण वो भी एक है। तो बेसिकली एक सिस्टम था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसके कारण हो रही थी हर जगह शोषण, इंसान पर्यावरण का, इंसान इंसान का, ठीक है, मालिक दास का, किसान मजदूर का, और साथ में मनुष्य अपना भी शोषण करने लग गया था, बस उसको पता नहीं था। वो लालच के चक्कर में इतना, कहने का मतलब मनुष्य अपने आप से भी दूर हो गया था। इसको बोलते हैं अलगाव। क्या बोलते हैं, अलगाव, एलिनिएशन। किससे, मनुष्य का समाज से अलगाव, क्योंकि वो मनुष्य समाज के लिए जी ही नहीं रहा। किसके लिए जी रहा है, अपने लिए, क्योंकि प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, चालाकी, धूर्तता, लाभ, किसी भी तरह कमा लूं बस, ठीक है। साथ में वो व्यक्ति किससे अलग हो गया, अपने परिवार से भी, भाई ऑब्वियस सी बात है ना। और साथ में व्यक्ति अलग हो गया खुद से भी, क्यों, क्योंकि वो काम शौक के लिए नहीं कर रहा, किसके लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। और यहां से तय हुआ कि मनुष्य का जन्म ही क्यों हुआ था। क्या मनुष्य का जन्म लाभ कमाने वाली एक मशीन के तौर पे हुआ था, कि मनुष्य बेसिकली मनुष्य कब है, जब उसके अंदर क्रिएटिविटी है। अगर मनुष्य के अंदर से रचनात्मकता ही निकाल दें, क्रिएटिविटी ही निकाल दें, तो भाई ये क्रिएटिविटी नहीं रहेगी अगर, तो फिर मनुष्य कहाँ, मशीन हो गया ना। तो एक प्रकार से देखो तो उस दौर में एक बहुत बड़ी समस्या दिखने लग गई थी कार्ल मार्क्स को, कि ये दुनिया मानवता को खत्म कर रही है। क्योंकि हम मानव किस लिए हैं, सामूहिक रूप से एक साथ रहने के कारण है। हम मानव इसलिए हैं कि हम क्रिएटिव हैं, वरना तो हम में और जानवर में अंतर क्या, क्रिएटिविटी मतलब हम कुछ नया सोचे, कुछ नया करें, घूमें फिरें, इंजॉय करें, खुद को पहचाने। हम जन्म लेते हैं, जैसे बिहार में और यूपी में आप जन्म लो मिडिल क्लास में, तो 18 साल के बाद क्या है कि लग जाओ, नौकरी पानी है। 25 साल तक नौकरी हो गई, अब लड़का बच्चा शादी करो, 40 साल हो गए फिर अपने बच्चों को पढ़ाओ। अरे तुम अपने लिए कब जिए, और किस लिए जन्म लिया था। जैसे लैपटॉप लेके आते हो, काम करते हो, फेंक देते हो। तो लैपटॉप में और ह्यूमन बीइंग में डिफरेंस कहाँ है। लैपटॉप किसी एक उद्देश्य को लेकर आते हो और उस उद्देश्य के लिए लगे रहते हो, और जैसे उद्देश्य पूरा हो जाता है लैपटॉप खत्म। तो वैसे भी मनुष्य एक उद्देश्य के लिए कि सरकारी नौकरी, मनुष्य का एक उद्देश्य क्या हो गया, बस बीवी बच्चे। तो फिर मनुष्य कहाँ रह गया, मनुष्य इसके लिए तो नहीं पैदा हुआ था। कार्ल मार्क्स ने कहा दुनिया बहुत खतरे में है, शोषण कितना ज्यादा हो रहा है, इंसान इंसान नहीं रहा, समझ में, मतलब इससे बड़ी क्या ही क्राइसिस होगी जो मानवता को ही खत्म कर दे, जो क्रिएटिविटी को ही खत्म कर दे। और इसके लिए उसने कहा कि सब कुछ का जिम्मेदार कोई ना कोई तो होगा। अब जैसे कोरोना में बहुत लोग मर रहे थे, तहस नहस सब कुछ हो रहा था, तो पता चला कोरोना वायरस है। तो सवाल है कि भाई कार्ल मार्क्स ने कहा कि अब मैं पूरा अध्ययन करूंगा इस पे। सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा ये सब हुआ क्यों, क्या कारण है इस सिस्टम के, वर्तमान में ऐसा क्या है जो इस तरह के शोषण को बढ़ा रहा है। फिर दूसरी बात, मैं जानूंगा कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, ये बीमारी आई क्यों। जैसे कोरोना तो था, पर ये आया कहां से। तो बार बार देखा होगा ट्रंप बोल देता था चाइना वायरस, है ना, और चिंग फिंग को बिल्कुल खून खौल जाता था उसका, क्योंकि वो यही चाहते थे कि ये ना बोले। अब कितने ढोंगी हैं, है ना। तुम देखो अफ्रीका का कोई वायरस जब निकलता है तो उसके शहर और नदी के नाम से हो जाता है, लेकिन कोरोना को चाइना वायरस नहीं कहा गया। जबकि आपको पता होगा कई बीमारी जो चीन उसमें अफ्रीका अफ्रीका की होती है, वो किसके नाम से हो जाती है, अफ्रीका के स्थानीय नदियों नदियों के नाम से। मैं नाम भूल रहा, एक अफ्रीका की बहुत फेमस बीमारी थी, जो वहां की एक नदी के ही नाम पे थी, है ना, ठीक है। अरे वो बहुत मतलब उसमें मौत का दर तो 100% के आसपास है ना।
हाँ हाँ, देखो नाम नहीं याद आ रहा वो बीमारी का है। ठीक है चलो आप समझ जाओ। ठीक है, तो अब कार्ल मार्क्स ने कहा सबसे पहले मैं क्या पता करूंगा, सबसे पहले मैं पता करूंगा कारण। और ये कोई सामान्य कारण नहीं होगा, सबसे मूल कारण होगा। फिर ये कारण कहां से आया, और फिर इस कारण को खत्म कैसे करूंगा, और फिर आदर्श स्थिति कैसे होगी। मतलब एक ऐसी दुनिया बनाना चाह रहा था वो, फिर यहां हम फिर से मानव होंगे, क्रिएटिविटी होगी। और वो कहता था कि लोग अपने शौक वाला काम पूरा करेंगे और अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। मतलब शौक और जरूरत उसकी आइडियल स्थिति थी। शौक मतलब तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। तुम्हें आईएएस नहीं बनना, तुम्हें अगर अच्छा लगता है पेंटर बनना तो पेंटर बनो, लेकिन तुम्हें मिलेगा कितना, जितनी तुम्हारी नीड है। ये नहीं कि तुम बंगले खड़े कर लोगे। अब समझो, कहानी शुरू होती है कुछ ऐसी। उसने कहा सभी तरह का शोषण। अच्छा यहाँ कारण तो ठीक है, बीमारी तो पहले बता दे कौन सी है। तो मैंने आपको बीमारी क्या बताया, हाँ शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन, एलिनिएशन मतलब अलगाव, है ना। अब एक शब्द लिखूंगा तो एक बोलूंगा, ठीक है। और मैंने बताया उपनिवेशवाद, कोलोनिज्म, एक प्रकार का ये भी तो शोषण ही था, ठीक है। कोलोनिज्म, अरे भाई शोषण ही तो कर रहे थे ब्रिटेन वाले भारत का, केवल इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा कमा ले, लाभ प्रॉफिट। तो इंसान खुद का शोषण सबसे पहला, समाज का शोषण, पर्यावरण का शोषण, देश का शोषण, और पूरे विश्व का शोषण। ये हाँ इबोला, तो वही मैं तुम्हें हिपोक्रेसी बताया कि आपके पास पावर अगर हो तो आपके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। और एलिनेशन अलगाव, और किसका खतरा था बीमारी, मानवता का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले उसको क्रिएटिविटी, है ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्रिएटिविटी के कारण है अपने। हम सब क्यों मनुष्य, क्योंकि अलग अलग है, सब सोच सकते हैं अलग अलग। इतनी बातें समझ में आ गई, यहां तक किसी को दिक्कत। कहा ये तो बीमारी है। अब सवाल है, तो मार्क्स कहता है सभी बीमारी का केवल एक कारण है, बताओ क्या। कहा यही सब बीमारियों का कारण है। सारी जो बीमारी है ना वो लालच के कारण है। और लालच क्यों है, क्योंकि तुम अपनी संपत्ति रख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो मैं एक नियम बना दूं बिहार में, कि बिहार में कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, तो ये बताओ वहां करप्शन कोई करेगा, क्योंकि पैसे नहीं रख सकता अकाउंट में कुछ है। अरे मतलब पूरे भारत की बात बोल दूं, बिहार को लेकर दुखी मत हो जा, क्योंकि तुम लोग ज्यादातर बिहार से फील करोगे इसलिए बोला। पर्सनल मत होना कि मैं बाहर निकलूं तो पता चला पत्थर उत्थर मार दो, क्योंकि आयुष का इशारा मैं देख रहा हूँ, डर लग गया, ठीक है। अरे भैया, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, है ना। मारना हो तो ठेकुआ से मारना, ठीक है, एकदम, ठीक है। फिर मैं क्या, मेरे साथ यादव जी आगे खड़ी होंगी कि मारो और मारो, ताकि बैग लेके ठेकुआ भरेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, क्या भरोसा फिर राघव भी हमारे साथ ही हो जाए, ठीक, ठीक है। लाए, अरे यहाँ तो बहुत खाया ठेकुआ, ठीक है। ले आना, लेकिन नहीं नहीं है तब भी, गलत मत समझ लेना तो, ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर होगी नहीं तो लालच नहीं होगा, लालच नहीं होगा तो करप्शन भी नहीं होगा, अलगाव नहीं होगा। तुम किसके लिए काम करोगे फिर, अपने रचनात्मकता के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। सोचो एक ऐसी स्थिति मान लो हो जाए प्रयागराज में, कि तुम आओ, अपना शौक पूरा करो, और खाना सुबह खाओ शाम खाओ, खाना मिलेगा तुम्हें रोज, एक किचन होगा वहां पर मिलेगा, तुम सुबह शाम जाओगे मिल जाएगा। और बीमार होगे तो तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा फ्री में। मतलब तुम्हें पैसा देना ही नहीं है, तुम्हें बस हॉस्पिटल चले जाना, मुस्कुरा देना है, बीमार वो इलाज हो जाएगा। हार्ट सर्जरी, किडनी सर्जरी, लीवर सर्जरी, बुखार, सब हो जाएगा इलाज। और जब भूख लगेगी तो खाना मिल जाएगा।
और कोई डर वर नहीं, सुरक्षा। और तुम्हें सुबह से उठना है, जो अच्छा लगे वो करना है। मतलब जैसे दूध की नदियां बह रही हो, हवा। हाँ हाँ, तुम्हें अगर सोना है, सपने देखना हॉबी हो तो वो भी कर लो, लेकिन सब कुछ तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हें मिलेगा, जितनी जरूरत है। जैसे बच्चे की अपनी अलग जरूरत, बुजुर्ग की अपनी अलग जरूरत। और काम क्या करना है? अपने शौक को, अपनी रचनात्मकता को जिंदा रखता है, क्रिएटिव। और इसमें किसी भी तरह के पास किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। कार्ल मार्क्स की ये सबसे यूथोपिया, ये ऐसी दुनिया है उसकी, आइडियल दुनिया। मतलब समझ में आ रहा है, फील हो रहा है? प्रयागराज कितना सुंदर लग रहा होगा, है ना? ठीक, उठ रहे हो, खाना खाने गए, सुबह सुबह गए तो पता चला नाश्ते में आज ये मिला, फिर गए आज चलो संगम किनारे बैठ के म्यूजिक सुनेंगे, चलो फिर आज कविता लिखेंगे, पता चला ये कवि, है ना? कि कवि की असली डिफिनेशन क्या है, पता चला रात को 2 बजे निकल जाए कविता करने। है ना? आलोक को समझाना पड़े कि भैया मालिक, नहीं कहा क्या दिक्कत है, रचनात्मकता है, ठीक है। पता चला आलोक रिसर्च कर रहे हो, है ना? सब अपना चल रहा हो। ये कार्ल मार्क्स की दुनिया थी, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा सब कुछ तहस नहस कर दिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट ने। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हमें खत्म करना होगा, और इसी को जब हम खत्म करेंगे तो उसी को हम कहते हैं क्रांति, रिवॉल्यूशन। क्रांति मतलब कम समय में गुणात्मक परिवर्तन। मतलब जैसे आप 2 घंटे पढ़ते हो, आप 5 घंटे पढ़ने लगो, तो आपने घंटे बढ़ाए हैं, पढ़ने का तरीका नहीं बदला। आप 2 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाने लगे, पर रोटी का वही। लेकिन अगर आप 2 रोटी खाते हो और पता चला पहले खाते थे रोटी आटे की और अब खाने लगे मोटे अनाज की, ये परिवर्तन। समझ में आई बात? इसको क्या कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज। आप पहले 3 घंटे पढ़ते थे, अब भी 5 घंटे पढ़ने लगे, लेकिन तरीका बदल दिया पूरा, अब बहुत स्मार्टली पढ़ने लग गए। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? गुणात्मक परिवर्तन। अलग है एक ही का दूसरा। जैसे मान लो खाना मतलब खाना बनाने में और सब्जी काटने में क्या अंतर है? तो अंतर है दोनों में, लेकिन दोनों एक दूसरे का पार्ट भी है ना, ठीक है। ऑब्वियस है, तो पहला आधार हो सकता है, पहले प्रोटेस्ट करोगे फिर सीधे। प्रोटेस्ट का मतलब तुम परिवर्तन उन्हीं से चाह रहे हो, केवल विरोध दिखा रहे हो। क्रांति का मतलब है कि अब तुम्हें नहीं करना, अब हम ही। हाँ, पूरा हम बदल, सिस्टम ही बदल देंगे। बहुत मजबूत आदमी, पूरा सिस्टम ही बदल के रख देंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो प्रोटेस्ट मतलब जैसे तुमने प्रोटेस्ट किया यूपी पीसीएस के खिलाफ, तो ये तुम उम्मीद कर रहे हो कि अभी सुधर जाओ। लेकिन मान लो क्रांति का मतलब तोड़ के खत्म, आज से, है ना, कोई संगठन नहीं, ये होता है क्रांति। मतलब सीधे पूरा व्यवस्था। इसीलिए तो कहा कम समय में गुणात्मक परिवर्तन। जैसे अरब में क्रांति आई तो राजा ही खत्म। समझ में आई? जैसे अभी, हाँ, जैसे जार वाला, जैसे मान लो अभी क्या हुआ उधर, वो क्रांति नहीं है, क्योंकि वहां लोकतंत्र था, उसी को रखा गया। गुणात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ। हाँ, वो प्रोटेस्ट था। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? तो एक प्रकार से दोनों में कुछ कॉमन भी है, पर एक प्रकार से आप अंतर समझ गए हो क्या? किसमें? प्रोटेस्ट। वो सब रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि पूरा सिस्टम ही बदल दो, कि अब राजा बन जाए कोई। हाँ, बड़ा परिवर्तन। जैसे मान लो, मैं इसका एक उदाहरण दूं, जैसे तुम पानी को गर्म कर रहे हो, तो पहले गर्म होगा, उबलने लगेगा, तो ये सब जो उबल रहा है, गर्म हो रहा है, ये क्या है? प्रोटेस्ट टाइप का। लेकिन अगर मान लो पूरा भाप बन गया, वो रेवोल्यूशन है। सब रेवोल्यूशन। अरे हाँ, वो क्रांति है। हाँ, जैसे मान लो तुम अपने घर में कहो कि मुझे ये खाना, वो करना, ये करना, ये प्रोटेस्ट है। मान लो तुम्हें कूट दिया तुम लेकिन अगर मान लो तुम कहोगे अब मेरा, बाहर चलो, वो क्रांति, प्रोटेस्ट ही है। बोल तो रहे प्रोटेस्ट है। रेवोल्यूशन मतलब पूरा क्वालिटेटिव चेंज कर देना, बड़ा परिवर्तन, वो भी बहुत कम समय में, रेवोल्यूशन, ठीक है ना? ये सब इतने टेक्निकल नहीं होते। देखो, आप लोगों को, मैं भी इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, ठीक है। जो भी पढ़ाता हूँ केवल रीजनिंग से पढ़ाता हूँ, बस मैं आपको सही बताऊँ, है ना? आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हो।
सकारात्मक और नकारात्मक को तुम डिफाइन कैसे करोगे? वो तो क्रांति, ये बताओ तुम कहीं ये क्रांति कहोगे आओ मेरा साथ दो लूटने चले? कहोगे सकारात्मक के नाम से ही हो, बाद में नकारात्मक जाती है, जैसे स्टॉलिन। ठीक है, तुम्हारा साथ जनता कब देगी? है स्टॉलिन बाद में उसको गलत लेनिन ने किया, लेकिन स्टॉलिन ने गलत साबित कर दिया ना, ये कह रहा हूं ना मैं। तो गलत तो स्टॉलिन ने किया था ना, लेनिन का तो उद्देश्य सही था, लेकिन लेनिन और स्टॉलिन को मिला के अगर देखा जाए तो गलत साबित हो गई ना बाद में। सारी क्रांतियां खराब हुई हैं जो देखा जाए, जितनी भी मार्क्स के आधार पर क्रांतियां थी वो अंत में तानाशाही बदल गई। तानाशाही है उसमें भी क्या है ना, लेकिन बस वो है कि उसने थोड़ी अपने आप को समझदार रखा कि लोगों को जरूरतें पूरी की हैं। मान लो किसी दिन वहां पर भी आवाज उठ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं, कई लोग कहते भी हैं, है ना। चाइना के बारे में एक दो एडिटोरियल बहुत अच्छे हैं, और कभी मन होता है कि आप लोगों के साथ बैठ के बहुत चीजें डिस्कस की जाएं। और जैसे मेरा हेनरी विवियन डिरोजियो मुझे बहुत अच्छा कि अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मान लो 100 अच्छे लोग मिल जाएं और रोज डिस्कस करें पार्क में, तो सोचो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी हम लोगों के लिए, और कितनी शानदार चीज होगी। जबकि आप रोज 1 घंटा चाय में बर्बाद करते हो। सोचो अगर हम चाय की दुकान अपनी ही खोल लें, जिसमें केवल कुछ ही लोग आए और चाय पिए, और रोज चाय पीने हम सब जाते हैं, संगम किनारे कहीं रोज मिले, बहती गंगा के सामने बैठ के चर्चा करें स्टॉलिन की, तो कितना शानदार हो। लेकिन ये सब आदर्श स्थिति ऐसा नहीं है। मैं करता था पहले, 500 बच्चे आते थे, 400-500 रोज। ठीक है, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ही जगह है वो। ठीक है, तो हम लोग फिर चलते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी सब बीमारियों का कारण है, इसको खत्म कर दो। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी कहां से आया है? तो लॉक की फिलॉसफी से आया है। ये पूरा का पूरा एक दर्शन है जो कहता है कि मनुष्य अधिकारों के साथ पैदा होता है, स्वतंत्रता के साथ पैदा होता है। और कार्ल मार्क्स ने कहा यही सबसे गलत धारणा है, क्योंकि हम एक बात बताएं, हम जो भी करते हैं उसका जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये नेचुरल है। जैसे मान लो मम्मी अपने बेटे को मार दिया, बाद में खुद भी रोती है, क्यों? गुस्सा, नेचुरली है, गुस्सा आ गया, है ना। तो जिस चीज को हम नेचुरली साबित सही कर देंगे, नेचुरल वो सही। देखो भूकंप में हजारों लोग मर जाएं तो सही है, नेचुरल है। लेकिन अगर आतंकवादी बम धमाके में मरे तो 10 भी तो बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि नेचुरल वो नहीं है। अगर भूस्खलन में रोज मरते होंगे उतने उत्तराखंड में, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि क्या है वो नेचुरल। तो दुनिया में जो भी चीज नेचुरल है उस पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। धरती कल खत्म हो जाए, नेचुरल है ना। देखो क्लाइमेट चेंज को अगर नेचुरल बना दोगे ना तो कोई सवाल नहीं है। और वास्तव में आपको मैं बताऊं, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और शुरू से आज तक हुआ। अगर क्लाइमेट चेंज ना होता तो हम इंसान ही ना होते। ये तपती आग का गोला थी धरती, लावा था इसमें केवल। क्लाइमेट चेंज हुआ तो बर्फ बना, सब हुआ। लेकिन अब हम क्लाइमेट चेंज को क्यों दोष दे रहे हैं? तो जानते हो कारण क्या है? नहीं नहीं नहीं, यस, यही आप आईपीसीसी की एक्ट की रिपोर्ट पढ़ोगे तो पहला लाइन यही आता है। इस बार फिर रिसर्च में साबित हुआ कि क्लाइमेट चेंज एक मनुष्य के द्वारा होने वाली घटना हो रही है। हाँ, यही मेन चीज है। यही मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ी स्मार्ट बनो। क्लाइमेट चेंज खराब नहीं है, जो मनुष्य ने उसकी स्पीड बढ़ा दी है वो खराब है। जो 400 साल में होता था वो 10 साल में हो रहा है, ये खराब। मतलब वो तो ठीक है, ओवरऑल में समझ में आ गई बात, कॉम्प्लिकेटेड मत करो अभी, नहीं तो क्योंकि मैं ऑनलाइन भी हूं ना, तुम आधा बोलोगे बच्चे सोचें कहाँ क्या क्या चर्चा चल रही है ना। मुझे ध्यान देना पड़ता है भविष्य की उन पीढ़ियों का जो इस वीडियो को देखेंगी। सस्टेनेबल पढ़ाई है ये, है ना। यहाँ तुम नहीं हो, कई जनरेशन है। जैसे मेरा एक रिजर्वेशन का वीडियो है, जब मैंने बनाया था तो उसमें 100 व्यू थे, लेकिन आज उसमें 600,000 व्यू है। कितनी जनरेशन उसको देख रही है ना। हाँ, तो उसको 600,000 कहते हैं ना, बोलने में बड़ा लगता है, थोड़ी पागल, ये भी नहीं जानता ये अजीब तभी तो कई लाख करोड़ बोलोगे और मिलियन बोलोगे तो अंतर है। समझा करो, शब्दों का खेल है, कहाँ क्या लिखना है। ठीक है तो चलो आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे बड़ा इशू है।
ये तो क्लियर हो गया। और इसका कारण क्या है, क्योंकि ये मान लिया कि नेचुरली मनुष्य अधिकारों के साथ पैदा होता है, और जब हम पहली बार इस दुनिया में आए होंगे सब कोई, तो हम पैदा थे स्वतंत्रता के साथ। और स्वतंत्रता किस बात की? संपत्ति की। और कहा अगर स्वतंत्रता वो थी तो आज हम उसी के साथ, ऐसा ही है। कार्ल मार्क्स कहता बिल्कुल गलत। कहा पैदा हुए थे हम समानता के साथ। किसके साथ? समानता के साथ। हम सब इक्वल थे। कार्ल मार्क्स कहता है कि हम सब इक्वल ही पैदा हुए थे, और हमारी क्षमताएं जो थी वो सामाजिक क्षमताएं थी। क्योंकि पूंजीवाद क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना, कि मनुष्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता के साथ पैदा होता है। आलोक जी, मनुष्य अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के साथ पैदा होता है, और उस कैपेसिटी से कमाए हुए इनकम में केवल उसका हक है। इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है। कहता है मनुष्य पैदा जब होता है ना, तो अपनी क्षमताओं के साथ होता है। जैसे मान लो आयुष है, और आयुष अगर कवि है आज की डेट में, जैसा कि विधानसभा में कई बार उसने कविता पाठ किया है, तो अपनी क्षमताओं से किया है उसने, तो उसके द्वारा मिला सम्मान पे हक किसका होगा? उसका। वरना अगर कोई और ले गया तो चोरी हो गई ना, अनएथिकल। और अनएथिकल कोई फिलोसफर बात नहीं करेगा। लॉजिक से कहा किसने? ये पूंजीवादियों ने। पूंजीवादियों ने कहा कि मनुष्य अपनी क्षमताओं से पैदा होता है, क्षमताएं उसकी हैं, उस क्षमता से जो भी उसका इनकम होगी, प्रॉपर्टी होगी, सब उसकी होगी। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य एक समाज के प्राणी के तौर पर पैदा होता है, और उसकी क्षमता सामाजिक होती है। वरना कहीं भी मनुष्य पैदा होता जंगल में, वो सारी क्षमताओं से युक्त होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। एक बड़े घर में पैदा हुआ लड़का आईएएस बनने के ज्यादा चांस रखता है। और ये आपको पता है कि 90 या 94% लोग एलिट घर से पैदा होते हैं आईएएस। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस घर का रोल है, समाज का रोल है। एलन मस्क यूएसए में ही क्यों पैदा होता है? अफ्रीका में क्यों नहीं पैदा हो गया? क्योंकि अमेरिका का रोल है समाज का ना। तो मनुष्य की व्यक्तिगत क्षमताएं नहीं होती, मनुष्य सामाजिक क्षमताओं से अपने आप को। तो जब समाज की क्षमताओं से मनुष्य बढ़ रहा है, तो प्रॉपर्टी पे किसका हक होना चाहिए? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। और यहां से कार्ल मार्क्स ने पूरी की पूरी कैपिटलिज्म की फिलॉसफी का नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। कहा देखो मैं लॉजिकल बताऊंगा कि मनुष्य वहां से लेकर यहां तक कैसे आया। समझो, वो कह रहा है कि हम जब पहली बार पैदा हुए तो हम इक्वल थे, समाज की क्षमताएं थी, और इसकी पूरी गलत व्याख्या किसने कर रखी है? कैपिटलिस्ट वालों ने। और इसलिए यहां आ गए हैं। अब मैं बताता हूं ये जर्नी कैसे थी। मुझसे सुनो, अब मैं सच्चाई बताता हूं, ठीक है? तो कहता है कि सबसे पहले, और याद रखना, अपनी पूरी फिलॉसफी को उसने सपोर्ट करने के लिए कुछ छोटी छोटी थ्योरी दी है उसने। पहले कहा देखो मैं कुछ थ्योरी बता देता हूं, फिर बताऊंगा स्टोरी, ठीक है? तो समझो उसकी थ्योरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसकी जो थ्योरी है ना, मैं आपको ऐसे बताता हूं। का परिवर्तन, डायलेक्टिक, क्या? द्वंद्वात्मक, डायलेक्टिक मेथड। ये मेथड बताता है परिवर्तन क्यों होगा। जैसे आप कह दो ना कि मैं राघव हमेशा बना रहूंगा, तो मैं बताऊंगा कि आओ इधर, दुनिया में एक नियम है, थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक, द्वंद्व का नियम। और कहा इसके कारण हर चीज बदली है। कहा कैसे? कहा इंसान या कोई भी चीज इस दुनिया में, कुछ भी हो, बहुत ध्यान से समझना, मैं बार बार बता रहा हूं, कोई भी चीज उस दुनिया में जो है वो समय के साथ बदल जाती है। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि वो पूंजीवाद को कहना चाह रहा है कि तुम्हारे बदलने का समय आ गया है। पहले तो लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा ना कि आओ मेरे साथ। तो सबसे पहले तो थ्योरी दी उसने डायलेक्टिक। उसने कहा कि सुनो, जब भी कोई चीज होती है उसके अंदर से एक कमी बाहर आती है, और वो उसको खत्म करके नई चीज बना देती है। जैसे उदाहरण मैं एक आपको ऐसे बताऊं, जैसे मान लो, सपोज करो कि मैं चाय पीता हूं ठंडी में, है ना, और चाय में मिलाया मैंने मान लो मिल्क, टी, शुगर, ये मिला के चाय बना दी। लेकिन एक कमी आई कि मुझे वो मजा नहीं आ रहा क्योंकि ठंडी में जुकाम है। तो किस चीज की कमी है? ये कमी आ गई ना, बाहर निकल के आई ना कमी। तो ये दोनों बाद में मिलके एक नई चीज बना लेंगे, जो क्या होगा?
समझ में आ गई बात? अदरक वाली चाय का इस दुनिया में ऐसे ही परिवर्तन होगा। दूध वाली चाय भी कहाँ से, पहले तो चाय ग्रीन टी होती थी, फिर दूध तो भारत में डाला ना कि भारत के लोगों को मजा नहीं आ रहा था। जैसे मैगी, तो वास्तव में जो मैगी है वो बिना मसाले वाली है, लेकिन भारत में आई तो उसकी कमी बाहर आई, क्योंकि भारत के लोगों को मसाला चाहिए तो मसाला ऐड कर दिया गया। तो हर चीज की कमी बाहर आती है और कमी से वो उसमें जुड़ जाती है और नई चीज बन जाती है। यही दुनिया की परिवर्तन का नियम है। आप भी यही करते हो, यही द्वंद्व है। अभी समझो पूरी बात का यही। और ये कब तक होगा? जब तक कोई परफेक्ट चीज ना मिल जाए, क्योंकि परफेक्ट में कमी नहीं आएगी। जैसे मान लो मोबाइल फोन है, एक कमी आएगी, बटन दबाना पड़ता है, तो टच स्क्रीन फोन। फिर फोल्डेबल कमी आ गई, यार कोई ऐसा फोन हो, सोचा करते थे ना हम लोग कि फोन हो उसको 3 बार खोल लो लैपटॉप बन जाए, बन गया। आने वाले समय में क्या सोच रहे हो फोन में? तो कमी है, आ रहा है। तो समझ में आ गई बात दुनिया कैसे चल रही है। तो कहा दुनिया का यही विकास, कहा यही चीज कैपिटलिज्म में होगा। कैपिटलिज्म से कमियां बाहर आएंगी और वो कैपिटलिज्म को ही बदल देंगी। और कहा इसी को कहते हैं द्वंद्वात्मक। द्वंद्व मतलब दो चीजों में विरोध। इसमें विरोध हुआ ना। कहा देखो जो सबसे पहली होगी ना उसको कहेंगे थीसिस। क्या कहेंगे? थीसिस। इसको कहेंगे थीसिस या पक्ष। उसकी जो कमी बाहर आएगी उसको क्या बोलेंगे? एंटीथीसिस या विपक्ष। फिर इन दोनों में होगा द्वंद्व और क्या बन जाएगा? सिंथेसिस, जिसको बोलोगे सपक्ष। और ये सपक्ष कुछ समय बाद खुद बन जाएगा पक्ष, क्योंकि इसकी कमियां फिर आ जाएंगी बाहर। तो ये एक लंबी जर्नी है, ये चल रही है। जैसे पहले व्यक्ति अकेले रहता था, उसको कमी महसूस हुई समूह की, छोटे से, तो उसने परिवार बना लिया। फिर परिवार, उसको कमी महसूस हुई एक बड़े परिवार की, उसने समाज बना लिया। फिर समाज में कमी महसूस हुई अव्यवस्था की, उसने राज्य बना लिया। तो ऐसे ही चल रहा है ना, व्यक्ति से राज्य की यात्रा चल रहा है ना। तो कहा कि दुनिया में ऐसे ही हर चीज चल रही है। तो इससे यह तय हो गया कि पूंजीवाद जाएगा, क्योंकि पूंजीवाद परफेक्ट नहीं है, शोषण हो रहा है, शोषण उसकी कमी है, प्राइवेट। समझ में आ गई बात? तो एक प्रकार से कार्ल मार्क्स ने भूमिका बना दी लॉजिकली। हाँ, क्यों जाएगा? जैसे पूंजीवाद कहता था हम सही हैं और सही चीज कभी जाती नहीं है, तो कहा लो लॉजिक। पूंजीवाद ने एक लॉजिक दिया कि जो जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे मान लो अभी भी तुम कुछ भी खोज रहे हो, जैसे मान लो तुमने खोजा, कोई रिसर्च की हाल ही में, कि जैसे मान लो पृथ्वी पहले चौड़ी थी, एक कमी बाहर आ गई कि चौड़ी पृथ्वी से ये सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, तो पता चला पृथ्वी गोल है। लेकिन आने वाले समय में कुछ और सवाल आ जाएं जो जवाब ना दे पाए, तो फिर पृथ्वी के गोल वाला कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा। क्योंकि कहा जाता है जो अल्टीमेट ट्रूथ है ना, जो सत्य है, वो सभी सवालों का जवाब दे देगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो सभी सवालों का जवाब दे देगा। और अभी हम उस तरफ चल रहे हैं, कई सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिलेंगे हमें, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। इसी को तो हम खोज रहे हैं कि अल्टीमेट, और जब तक अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मिलेगा हमेशा बदलेगा। अब बस सवाल ये है कि बदलेगा कैसे? द्वंद्व से। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना, यही चीज हीगल ने भी बताई है, द्वंद्व का मेथड, और यही चीज कार्ल मार्क्स बता रहा है, बट दोनों में अंतर है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो द्वंद्व होता है ना वो भौतिक परिस्थितियों में होता है। देखो कार्ल मार्क्स ने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि उसको सबसे पहले जो चेंज करना है ना, वो चेंज करना है इकोनॉमिक सिस्टम। याद रखना इस बात को। कार्ल मार्क्स ने कहा रखा, क्योंकि कार्ल मार्क्स को पता है, कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी अंदर बना रखी है, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी थ्योरी। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखो उसको पता है कि हर चीज जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि संसाधनों पे नियंत्रण किसका है, जो मान लो रिसोर्स है उस पर किसका कंट्रोल है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, फैक्ट्रियां हैं उस पर किसका कंट्रोल है, वो पूरा सिस्टम समझ रहा है। ठीक है, तो उसने बेसिकली कहा कि देखो एक बात समझो, जो हीगल उसने कहा, हीगल क्या बोला था? हीगल ने ये नहीं बोला कि भौतिक दुनिया में टकराहट होती है, हीगल ने कहा था विचारों में टकराहट होती है। समझना मेरी बात को, हीगल का जो द्वंद्ववाद था वो विचारों का था। जैसे हम और तुम आपस में बहस कर रहे हो, तीसरी चीज निकाल आए, हम कहें राज्य लोकतंत्र ऐसा है, तुम लोकतंत्र की कमी निकालोगे, और जब तुम लोकतंत्र की कमी निकालोगे और मैं डिस्कस करेंगे तो एक नया तंत्र बन सकता है, जैसे पंचायती राज के साथ लोकतंत्र।
जैसे मैंने कहा लोकतंत्र में भाई संसद होते हैं, विधायक होते हैं, सब तुम कहोगे गांव को लोगों की तो कोई भूमिका नहीं है। तो एक नया निकला पंचायती राज, और नया क्या बन गया, सहभागी लोकतंत्र। फिर उस पर डिबेट की, फिर तीसरा। तो जब विचार आपस में टकराएंगे तो नया विचार आएगा, और नए विचार को फिर हम जमीन पे लेके आते हैं। समझना मेरी बात को। कार्ल मार्क्स कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, वास्तव में भौतिक दुनिया में टकराहट होती है। क्योंकि अगर मान लो कार्ल मार्क्स हीगल का द्वंद्वात्मक मान लेता, तो वो ये सोचता कि जमीनी के स्तर पे नहीं दिखा पाता क्या है, वो तो दिखाता कि जो विचारों में हुआ उसने, हाँ वो वास्तव में ये दिखाना चाहता था कि जो सब रहता फैलाए हुए हो ना, वो तुम्हारे सिस्टम के कारण है, विचारों के कारण नहीं है। विचारों से दुनिया नहीं चलती, दुनिया किससे चलती है, तुम्हारे सिस्टम से। बेसिकली ये कहना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि एक बार भड़का दूं मजदूरों को, ये तहस नहस कर दे, तो सब कुछ जमीन पे दिखाना था। तो उसने कहा कि देखो द्वंद्व जो होता है वो विचारों में नहीं होता, कहाँ होता है, इसी भौतिक दुनिया में। और इसीलिए उसका कहा गया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उसका द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद नहीं है, जबकि द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद किसका है, हीगल का। हीगल विचारों से इस दुनिया को बनाना चाहता है, जबकि वो दुनिया को कहता पहले सब कुछ करो। कहा देखो सुनो, जैसे मान लो विचार है अभी कोई कि कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, ये अच्छा होता है, तो हीगल क्या कहेगा कि पहले विचार लाओ कपड़े अच्छे पहनने का, फिर तुम कहोगे भैया जब मेरे पास पैसा आ जाएगा ना तो खुद ही अच्छे कपड़े पहन लेंगे। होता है ना, हम सब कहीं ना कहीं हीगल, और जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि अपडेट रहा करो, अपना कमरा उमरा साफ रखा करो, बिल्कुल ये विचार को वास्तविकता में बदलना चाह रहा हूं ना मैं, कि गाड़ी लेके 4 व्हीलर चलो तो बहुत अच्छा रहेगा। और तुम क्या कहोगे कि सर एक बार सफल हो जाऊं, है ना, पैसा आ जाए फिर सब कर लूंगा, क्योंकि तुम मार्क्स वाला अप्रोच अपना रहे हो। तुम ये बता रहे हो कि पहले भौतिक दुनिया में परिवर्तन आता है, फिर वैचारिक दुनिया में आता है। बेसिकली हीगल वैचारिक दुनिया के आधार पे भौतिक दुनिया का समर्थन कर देता है। आप समझ में आई बात कि नहीं आई, आ गई है ना, दिल खुश हो गया ना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हीगल ये कह दे कि विचार में ऐसा है इसलिए ऐसा होना चाहिए, और इसी के आधार पे वो अपने विचारों के आधार पे पूरी दुनिया को जस्टिफाई कर रहा है। अब विचार को तो खुद कुछ, और कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है, दुनिया ऐसी है इसलिए विचार ऐसा है। कह रहा तुम गरीब हो तो तुम त्योहार नहीं मनाओगे, फिर कहोगे गरीब त्योहार नहीं मनाते। जैसे मान लो कोई गरीब है, उसने ये कहा कि नहीं हमें तो पापों की सजा मिल रही होगी, सपोज करो, तो कार्ल मार्क्स कहेगा अगर तुम अमीर हो जाओ कल के दिन तो क्या कहोगे कि शायद किस्मत खुल गई। तो कहा कि तुम्हारी भौतिक स्थिति तुम्हारे विचारों को बदल रही है। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर हीगल वाला विचार हम रखें कि विचार से दुनिया बनती है, तो हम क्रांति नहीं करा पाऊंगा, या मान लो क्रांति को सपोर्ट नहीं मिलेगा, परिवर्तन को सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले बौद्धिक लोग बहस करते रहे, तब एक विचार नया बने, और विचार के बाद चेंज है। उसने कहा नीचे के लोगों से बात करना तो भौतिक, इसलिए उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। और वास्तव में उसकी जो व्याख्या है ना पूरी, वो कहता है कि भौतिक दुनिया से सारे परिवर्तन होते हैं। तो समझ में आ गया कार्ल मार्क्स का एक कारण। कार्ल मार्क्स की दूसरी एक थ्योरी है कि दुनिया के जो सेंटर में मूल ढांचा का, दुनिया के 2 ढांचे होते हैं। एक थ्योरी समझ में आ गई ना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसमें वो कहता है कि 2 भौतिक परिस्थिति, एक भौतिक परिस्थिति होगी, उसके अंदर से एक विपक्ष निकलेगा, दोनों में परिवर्तन हो, लड़ाई होगी, और एक तीसरी स्थिति बन जाएगी। जैसे आज की डेट में पूंजीवाद है, पूंजीवाद की कमी बाहर निकलेगी। क्या पूंजीवाद में क्या है कमी, समानता ना होना, समझना। अब पूंजीवाद और समानता ना होने में जब लड़ाई होगी तो क्या पैदा हो जाएगा, साम्यवाद, और ये आदर्श स्थिति होगी, और इसमें परिवर्तन फिर नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि ये मूल स्थिति है जो नेचुरल थी। क्यों, जब हम सब पैदा हुए थे तो क्या थे, इक्वल, और कहा ये भी वैसी है। तो जब हम नेचुरल स्थिति में आ गए तो क्या दिक्कत है, इसीलिए उसका दर्शन कहा जाता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से लेकर कम्युनिज्म तक। कहता है कि हम कोई नई चीज नहीं लेने आ रहे, क्योंकि नई चीज होगी नहीं कोई, हम तो बस वही कर रहे हैं जो नेचुरल है, नेचुरल है बस, हम तो बस उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जो पहले था मिलावट हो गई। जैसे मान लो तुम्हारे घर में अगर गेहूं आया, तो गेहूं अपनी नेचुरल कंडीशन में, मतलब जो होगा, तो मिट्टी आ जाएगी तो मिट्टी हटा के उसे नेचुरल कंडीशन में तो लाते हो और कहते हो यही तो अच्छी है। अब गेहूं से दाने थोड़ी हटा देते हो, क्योंकि दाने तो वैसे ही है ना। तो वैसे ही कहा कि जो सिस्टम है ये पूरा पूंजीवादी, ये सब कहा ये मिलावट है। हम बेसिकली साम्यवादी थे। साम्यवादी एक ऐसी स्थिति जिसमें सब कोई अपने शौक के हिसाब से काम कर रहा है। जैसे जंगल, जंगल साम्यवादी है। क्यों, क्योंकि सबके पास रिसोर्स है,
जिसको जितना खाना है पेड़ से खा ले, जितनी जमीन में रहना उतना सो ले। ऐसा तो नहीं कि शेर ये कहता हो कि मैं राजा हूं तो मुझे 400 बंगले दो। आपको साम्यवाद देखना है तो जंगल को कहा जाता है कम्युनिज्म। जितनी जिसकी जरूरत और जो उसका शौक है वो कर रहा है। अगर बंदर को गुलाटी मारना है तो दिन भर गुलाटी मारता रहता, खाना हो तो जाके खा के फिर गुलाटी मारने लगता है। जैसे तुम कह रहे थे ना आयुष सोने के लिए, तो वही जंगल की तरह है कि नहीं? तो कहा हम सब गलत चक्कर में पड़ गए हैं, बस हम सबको फिर से सही होना। और समझ में आ गई बात? उसने तरीका बताया क्या। अब दूसरी बात कहता है, देखो एक बात और जान लो कि हम जो ये सोचते हैं ना कि ये राष्ट्र, भारत, अमेरिका, यूएसए, त्योहार, जाति, धर्म का ये सब जो चीजें हैं, हम इसको मानते हैं कि ये सब कुछ तय कर रहा है, यही है ना हम। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो एक गांव जाओ और गांव में कोई कहे कि मैं हरिजन हूं, तो मैं उससे पूछूंगा कि ये बताओ हरिजन हो इसलिए तुम्हारे पास संसाधन नहीं है कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है इसलिए हरिजन हो? क्या बोलेगा वो? फिर वही रियलिटी ना बनो, मार्क्स मत बनो, जो वास्तविकता है वो बताओ। वो ये बता रहा है कि है, वो ये कहेगा कि मैं, मतलब वो ये बताना चाहेगा बेसिकली कि मेरे इंपॉर्टेंस हरिजन होना है, मुझे भगवान ने हरिजन बना दिया इसलिए संसाधन नहीं है। लेकिन अगर आरक्षण से वही आईएएस बन गया मान लो, पढ़ के अच्छे से मेहनत भी करेगा, सरकार का सपोर्ट है आरक्षण मान लो, क्योंकि उसके शुरू से शोषण हुआ उसके साथ, अगर मान लो आईएएस बन गया तो फिर देखो सब बदल जाएगा ना। तो ये बताओ मूल बिंदु क्या है, संसाधनों पे स्वामित्व का होना कि बाकी सब 3-2-5? जैसे पहले मान लो आईएएस नहीं था और एक हरिजन था तो उसके पास कोई नहीं जाएगा, शायद समाज में इज्जत ना हो, लेकिन जैसे आईएएस बन गया सब कुछ बदल जाएगा। और 3 पीढ़ी तक उसके घर से आईएएस लोग निकले तो, है ना। तो यही कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स ने कहा सब कुछ जो डिसाइड होता है ना वो मूल ढांचे से होता है, और मूल ढांचा आर्थिक संसाधन है। और ये कहा जो बाहर, उसने कहा कि 2 तरह की चीजें होती है, एक्सटर्नल और, ठीक है ठीक है, तो ये कहा उसने बेसिक स्ट्रक्चर और ये कहा उसने आउटर स्ट्रक्चर। कहा सुनो, देखो जो मैं कार्ल मार्क्स पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, जो सिलेबस से बहुत ऊपर है, लेकिन इसके बाद कार्ल मार्क्स वास्तव में समझ में आएगा। ये किसने तुम लोगों का सिलेबस बनाया मुझे नहीं पता, पर जिसने भी बनाया है ये बिना पढ़े वो सिलेबस समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, किसने बनाया ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। और मैं तो यही कहता हूँ कि तुम लोग धनी हो कि एक अच्छे विश्वविद्यालय, मैं तो कभी प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के चेहरा ही, मैंने आज तक किसी प्रोफेसर से भी नहीं मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस लायक था ही नहीं मैं। अब ये चीज समझ में आ रही बात, ये समझना दोनों बेसिक स्ट्रक्चर। कहता है अभी तक हमें लगता था कि देश, राज्य, जाति, धर्म, संस्कृति, कल्चर ये सब बेस में होते हैं। कहा ये सब नहीं होते, जिसके पास संसाधन होते हैं ना सब उसकी तरफ हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स क्या समझाना चाह रहा है कि जाति के आधार पे तुम अगर संसाधनों का वितरण जस्टिफाई करोगे तो ये गलत है। मतलब तुम ये बोल दो कि तुम इस जाति में हो इसलिए तुम्हारे पास कम संसाधन है, तुम इस राज्य में हो इसलिए कम संसाधन है, तो कहा ये गलत है। मतलब वो बताना चाह रहा है कि मेन फोकस कहां करो, रिसोर्स पे, प्रोडक्शन पे, फैक्ट्री पे। उसने ये कहा कि देखो भाई तुम्हारे पास फैक्ट्री होगी तो सब इज्जत तुम्हारी करेंगे, और तुम्हारे पास फैक्ट्री नहीं होगी तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। जाति और धर्म से नहीं कुछ हो रहा। मैं बार बार जाति धर्म का नाम ले रहा हूं, ये मत समझना कि ये यूएसए में यूके में है, हम अपने आप से भी उसको जोड़ते हैं ना थोड़ी। कहने का मतलब बेसिकली मनुष्य का जो, मनुष्य या किसी राज्य या समाज का जो पूरा का पूरा बाहरी स्ट्रक्चर है उसके कोर से डिसाइड होता है। कोर से क्या, संसाधन किसके पास है। कहा एक अगर इसका भारत में एग्जाम्पल समझे, मान लो कहा संसाधन पुरुषों के पास है, तो देखो क्या बन गया, पैट्रियार्की, एक स्ट्रक्चर बन गया। संसद में कौन ज्यादा है, पुरुष। भारत में किसका निर्माण है पूरा, जाति में पुरुष, धर्म में पुरुष, प्रशासन में पुरुष, का सब कुछ वही हो गया लो। तो इसलिए कहा कि बाहरी स्ट्रक्चर में मत फंसो, सुधार करना है तो सबसे कोर जाओ। और कोर क्या है, रिसोर्स। तो क्या करो, क्रांति करके प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन लो और सबको दे दो, तब सब कुछ बदल जाएगा। मतलब उसने ये कहना चाहा कि ये सब में लपटे रहोगे ना अगर, तो केवल फंसोगे। यहां काम करो बेसिकली और खेल खत्म। पहला उसने ये बताया कि गलत है उधर, फिर उसने बताया कि परिवर्तन होगा,
तीसरा उसने बताया कि परिवर्तन में कहाँ मारना है जोर। समझ में आ गई बात? देखो, पहला उसने बताया कि दुनिया में परिवर्तन होता है द्वंद्व से, ये बता के बताया कि हर चीज परिवर्तनशील है जब तक परफेक्ट ना हो। दूसरा उसने उसी में भौतिकवाद के साथ बताया कि तुम्हारा भी परिवर्तन होगा। और तीसरा बताया कि परिवर्तन करते समय कहाँ ध्यान देना है। हाँ, उपलब्धता नहीं बढ़ानी, संसाधन उतने ही है, किसके पास है किसके पास नहीं ये डिसाइड करो, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। कहा है तुम जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, वो केवल संसाधनों पे किसका हक है इससे तय होता है। किसानों के पास था तो जमींदार बन गए, बाकी सब मजदूर बन गए, वैसे त्योहार वैसे सब कुछ बन गया। तुम खुद सोचो, ये सारी जो त्योहार देख रहे हो, सारी परंपराएं देख रहे हो, ये किससे डिसाइड हो रही हैं? रिसोर्स पे किसका नियंत्रण है? फिर भाई रिसोर्स नहीं, रिसोर्स तो थे, नियंत्रण किसका है? 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 किसमें? अभी 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 कह सकते हैं, बिहार में भूमिहारों का ही है जमीन, अभी भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत चेंज आ गया है, ये भी समझो चेंज भी आ रहा है। क्योंकि अब देखो पॉलिटिकल रिसोर्स अगर देखोगे तो ओबीसी में भी बहुत है। जैसे यूपी में यादव, बिहार में यादव, जाट है ना? तो इसलिए ठीक है, ये सब पढ़ाते समय बहुत ध्यान देना होता है कि, है ना, जैसे वो भूमिहारी है ठीक है जो बैठा है, इसीलिए मैं बोलने में, ठीक है, क्योंकि भाई कई बार बुरा लग जाता है, लेकिन इस क्लास में चलो चीजें अच्छी हैं थोड़ी, है ना? अरे बहुत लोग रूठ जाते हैं। देखो बोला क्या करना है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल ये शब्द बोलना सीख जाओ। हाँ, संवैधानिक शब्द। अगर तुम्हारे मुंह से ये निकला अपर कास्ट, तो मतलब तुम्हारे अंदर वो भाव है अभी। मैं समझ रहा था, लेकिन तुम्हारे पास दूसरा वर्ड नहीं था, ये बोलो, ठीक है ना? हमेशा ये चीजें सीख लो कि तुम्हारा बोलने का तरीका, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हम उस समाज से आए हैं, जो समाज में ये भेदभाव है, पर हमें अपने आप को बदलना भी हमारी ड्यूटी है, और उसकी शुरुआत आज और अभी से ही करनी चाहिए। मेरे से भी गलती होती है। मैंने कहा ना बदल गया, मैंने कौन कहा नहीं बदल, तभी तो ईडब्ल्यूएस आ गया है अब रिजर्वेशन में। क्योंकि ये बात एक्सेप्ट कर लिया है कि अब आर्थिक रूप से भी, पहले माना जाता था भेदभाव का केवल एक कारण है जाति, इसीलिए जाति को बना दिया गया आरक्षण का। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक भेदभाव का कारण अब आर्थिक भी है। हमने कल ही परसों पढ़ा था, इस पे बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था, क्यों नहीं हारेगा, हुआ था ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक्सेप्ट किया है कि अब आर्थिक, तभी तो ईडब्ल्यूएस को वैधानिकता मिली। और आने वाले 50 साल बाद तो मुझे लगता है केवल आर्थिक ही रह जाएगा। तो शायद हो सकता है रिजर्वेशन केवल और केवल कास्ट के नाम की जगह किसमें हो जाए, आर्थिक भी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी भी पूरी तरह से वंचना खत्म हो गई है, जाति का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। पर क्या हम उस दिन तक का इंतजार करें क्या जिस दिन जाति व्यवस्था पूरी खत्म हो जाए और आर्थिक शोषण बहुत हो जाए? अरे आज से अगर बीमारी शुरू हो गई तो इलाज भी तो आज ही से उसका शुरू कर देना चाहिए, ताकि और ना बढ़े। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। अच्छा, हम लोग लगभग लगभग बैठे हैं 11 बजे से ना, अब कितना बज रहा है? 3। समय का पता? कभी सोचा, कभी सोचा यूनिवर्सिटी में इतना बैठने का या कहीं बैठ के पढ़ने का? और अभी भी कोई बोर नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब तुम लोग फंस चुके हो नशे में, पढ़ाई के, मार्क्सवाद का नशा। तो कार्ल मार्क्स आया, कार्ल मार्क्स पूरा स्ट्रेटजी बना रहा है लाइब्रेरी में बैठ के, बढ़िया। अच्छा है, देखो देखने सुनने में सुंदर तो था ही नहीं बिल्कुल, तो समाज से भी वंचना थी, उसको तो दिमाग लगाता था। अब मुझे लगता रहा होगा एक नंबर का कुंठित कहीं, कहा सब बदला लूगा रुग या किसी है? वो सूट होने लगता है, जैसे तुम बन जाओगे ना अधिकारी आयुष ठाकुर, ठीक है, वो लगने लगता है जैसे सचिन तेंदुलकर, तो है ना, जैसे स्मृति मंधाना, लग नहीं रहा ये क्रिकेटर के ही लिए बना, अमिताभ बच्चन। इसको कहते हैं अपने नाम पे वैल्यू ऐड करना। सचिन जब खेल रहा था, सचिन एक नाम था, लेकिन उसने सचिन को कितना ब्रांड बना दिया। जैसे सेरेना विलियम्स, हाँ जैसे, हाँ ये बात सही है, दिल खुश तुम आया करो, मजा आती है, ठीक। हाँ,
तो जैसे माइकल शुमाकर, ये सब ऐसे लोग हैं, जैसे मेसी, हाँ मूवी देखी थी पहले वाली, ये लोग हैं। और मुझे लगता है ना हम सबके जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। आईएएस बनने में जानते हो हम अपने नाम में कुछ नहीं करते, जैसे पद खत्म लात जूता शुरू, कोई इज्जत नहीं रहती। वास्तव में अभी आप नहीं देखते पहली रैंक ये रैंक जलवा जलवा यूट्यूब में, 1 मिनट देखना 30 साल बाद कोई इज्जत नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ठीक है, या मान लो नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, ये सब पद से ऊपर हैं, कोई पद से फेमस नहीं हुए। अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, विक्रम बत्रा, ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम को क्या किया, ब्रांड बनाया। और यही जीवन है मेरे हिसाब से, यही जीवन है। ठीक है, हाँ मतलब वो भी समझो एक पद से नहीं कुछ होता यार। पद मतलब समझ लो, देखो हम लोग अभी आइडियल कंडीशन में बातें कर रहे हैं, अगर अभी भी पद मिलेगा सब भाग जाएंगे। इस बात से मैं ही भागूंगा, तुम लोगों से पहले मैं भागूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन बात करने में मजा आ रहा है ना। और करें, अरे हम आपकी बात कर ही नहीं रहे, हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, आपके बारे में तो मैं जानता ही नहीं हूं कुछ। ठीक है, लेकिन शायद 5 साल बाद मैं हो जाऊं ऐसा कि पद के लिए, अभी जैसे मैं फॉर्म भरना बंद कर दिया है, तो एक ये भी मेरे लिए अचीवमेंट है। और उससे भी ज्यादा अचीवमेंट है कि मैंने आईएएस और पीसीएस के अलावा कोई फॉर्म कभी भरा भी नहीं। ठीक है, और अभी बहुत उम्र है मेरी। ठीक है, पीसीएस की मतलब ये मान लो कि अभी मैं 10 साल तक दे सकता हूँ, लेकिन अब वो हट गया, उससे वियोग हो गया मतलब, तो शायद कुछ चेंज आया भी है। ठीक है, बाकी तो मेरी उम्र के यहाँ सब अभी भी एक बार बन जाए ना एसडीएम तो लगदा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। तुम्हारे हॉस्टल में कई मिल जाएंगे। अब मैं जाता हूँ तो मुझे भी बड़ा सिखाते हैं, अरे एक बार चक्कर में मत पड़ो, अधिकारी बन जाओ, उससे ज्यादा जलवा नहीं, छाप के रख देंगे। मतलब समझ रहा, तो ठीक है, वो भी अच्छी बात। ठीक है, ठेकेदार साहब क्या बोले थे, भैया तो भाई ये ठेकेदार आए। क्यों, है ना। तो चलो हम फिर आते हैं कार्ल मार्क्स में। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि दुनिया जो पूरी तय हो रही है, कल्चर, राष्ट्र, नियम, संविधान, कानून व्यवस्था, सब कुछ जो दुनिया में देख रहे हो ना, वो केवल एक चीज से तय हो रही है। किस चीज से, आर्थिक संसाधनों में स्वामित्व। और यही उसका ढांचा है, मूल ढांचा और एक्स्ट्रक्चर। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि देखो अगर जमीन संसाधन जो है ना, संसाधन क्या है ये हर बार अलग हो जाएगा। जैसे एक बार संसाधन जमीन है, आज से 1500 साल पहले संसाधन क्या थे, जैसे मान लो वैदिक काल में गाय, फिर जमीन, फिर मान लो लोहा, फिर मान लो मनुष्य, दास प्रथा। जब मशीन आ गई तो दास प्रथा खत्म। अब की डेट में क्या है संसाधन पता है, अब है विचार, विचार, आइडिया, आइडिया, रिसर्च। इसीलिए अब जो युद्ध लड़े जाते हैं ना, कंप्यूटर से कंप्यूटर के होते हैं, क्योंकि युद्ध आइडिया के होते हैं। जैसे पहले युद्ध लड़े जाते थे जमीन के लिए, फिर युद्ध लड़े गए दासों के लिए, गायों के लिए, लेकिन अब किसके लिए लड़े जाते हैं, विचारों के लिए। तो इसीलिए अब युद्ध युद्ध के मैदान में नहीं होके साइबर वारफेयर होते। ठीक है, अगर यूएसए के आइडिया हम पा जाए सारे, तो हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी पा सकते हैं। जैसे रॉफेल चुरा ले अगर उसका, सोचो रॉफेल हमारे पास है लेकिन आइडिया नहीं है उसका। जिसने रॉफेल बनाया होगा अगर हम उसको कब्जा लें, उसके दिमाग से आइडिया निकाल ले, तब परमाणु बम का आइडिया, हाइड्रोजन बम का आइडिया हो सकता है। क्यों, मजा आ रही है ना लोग। तो अब दुनिया में जो लड़ाई होगी, इसीलिए कहा जाता है इस लड़ाई में महिलाएं भी शामिल हो सकती है, क्योंकि ये युद्ध शरीर का युद्ध नहीं है। किसका युद्ध है, कमरे में बंद होकर विचारों का युद्ध है। अब इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्यों ज्यादा है, ये भी गलत। अगर ठीक है, अगर तुम ये मानते हो तो इसका बेस क्या है, मतलब तुम कहीं ना कहीं तुम मान रहे हो कि जेंडर अलग होते हैं। तुम्हारा अनुभव शायद तुम मिले ही ऐसे पुरुषों से हो जिनके दिमाग ना हो, तब तो क्या होगा कि मतलब फिर तो तुम एक ऐसा भविष्य चाह रहे हो जहां फिर पुरुष का शोषण होता हो। तो नहीं, तो तुम्हारा बेस तो वही है ना। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप उसी अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं जो असमानता पे खड़ी थी।
एक समय पुरुष को महान माना गया, महिलाओं को कमजोर। आज तुम महिलाओं को महान मान रहे हो तो पुरुष कमजोर बन जाएगा। तुम ये बोलो कि पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर हैं, ताकि भविष्य में समस्या रही ही ना। क्यों नहीं है? बात वो समानता और विभिन्नता दोनों में अंतर होता है। जैसे मान लो दो, अगर सपोज करो कि मान लो मैं और एक महिला है, हम दोनों समान हैं क्षमताओं पे, लेकिन विभिन्नता विभिन्नता और असमानता दोनों अलग चीज है। समझना मेरी बात को। दोनों विभिन्नता होना अलग है। जैसे हिंदू और मुस्लिम विभिन्नता है, यूपी और बिहारी विभिन्नता है, विविधता है, लेकिन असमानता नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है दोनों। गांधी जी यही कहते थे कि गांधी जी कहते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों अलग हैं, पर ऊपर नीचे नहीं है। और इसी को समझो है? हाँ, डाइवर्स हैं, समझे? बौद्धिक, ठीक है, चल रहा है ना? हाँ, पता चला, ठीक है, समझ में आई बात। तो बेसिकली मेरी बात समझो, कार्ल मार्क्स में आते हैं। कार्ल मार्क्स समझ में आ गया। कार्ल मार्क्स के हिसाब से पूरी दुनिया कैसी है? संसाधनों पे किसका नियंत्रण है उससे तय होगा। जैसे मान लो आने वाले समय में अगर सारे संसाधनों का नियंत्रण अफ्रीका का हो जाए, तो पूरा सब कुछ ग्लोबल ऑर्डर सब बदल जाए। WTO यूएनओ सब बदल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कल्चर वल्चर सब बदल जाएगा। आप देखते होगे अब शादियों की व्यवस्था देखो, जैसे मान लो अरेंज मैरिज है, बहुत बड़े आदमी जो होंगे उनके लिए कोई सिस्टम नहीं है कास्ट का। अरे इंटेलेक्चुअल हैं, इलाइट हैं, तो हो गई शादी दूसरे कास्ट में। और नीचे के जो लोग हैं बिल्कुल स्ट्रीट वाले, अरे इनका क्या? अब मिडिल क्लास मर जाता है उसके पीछे। हर चीज तुम्हें कल्चर से लगी होगी, पर वास्तव में संसाधन से है। तुमने कभी पूछा राधिका मर्चेंट की कौन सी जात है, अनंत अंबानी किस जाति के हैं? कभी चर्चा की? कभी पूछा? नहीं पूछा ना। हाँ, नहीं पूछा ना। लेकिन तुम्हारे अभी बुआ का लड़का कहीं शादी कर ले, सबसे कौन सी जात है? और बुआ तो इसलिए कि तय कहां से हो रहा है? कार्ल मार्क्स कहता है सब इसी से तय होगा। हाँ, तो काम इसी पे करो। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब आते हैं तीसरा, क्रांति का जो सबसे बड़ा उदाहरण है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो पूंजीपति हैं, अब मैं उनको गलत सिद्ध करने जा रहा हूं। उसकी जो थ्योरी है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, कहा देखो पूंजीपति चोर है। भाई पूंजीपति के खिलाफ हमला कब करोगे? अगर उनको सही मानते होगे तो उनके खिलाफ हमला तो नहीं करोगे। कहा वास्तव में वो चोर है। कैसे? कहा सुनो। कहा अगर मान लो मैं हूं उद्योगपति, ठीक है, अब मान लो आयुष और आलोक हैं मेरे यहां मजदूर, ठीक है ना। अब पता चला योगेश त्रिपाठी ने 100 रुपए का कपड़ा लेके इन दोनों को दे दिया, और इन दोनों ने शर्ट बना दी 500 की। हो गया? ये बताओ कितना वैल्यू ऐड कर दिया इन दोनों ने? 400। समझना मेरी बात को, ये क्या है? वैल्यू ऐड हो गई। हर जगह इकोनॉमी आ जाती है ना, समझो। इसीलिए तो कहते हैं सब्जेक्ट सबसे। अब समझना मेरी बात को, कल भी ऐसे ही कुछ था ना। अब मुझे एक बात बताओ, 400 रुपए जो है वो वैल्यू ऐड है, ठीक है। अब टोटल 500 का बिका, 400 रुपए वैल्यू ऐड है। इस 400 का मुझे ये बताओ कौन जिम्मेदार है, मजदूर की योगेश? दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादा किसका रोल है? क्योंकि वास्तव में तो योगेश ने 100 रुपए की चीज दे दी, 400 तो मजदूरों ने अपने टैलेंट से जोड़ा ना उसमें। चलो मेरा विचार भी थोड़ी रहा होगा, लेकिन मजदूरों का। लेकिन इस 400 में कार्ल मार्क्स बहुत गलत थे, है ना। ऐसा नहीं कि कार्ल मार्क्स बहुत सही थे, वो बातें करते थे बहुत अच्छी लगने वाली। इसीलिए हर युवा कार्ल मार्क्स होता है शुरू में। कहा जाता है 18 साल से लेके 30 साल तक हर आदमी लेफ्टिस्ट होता है। जब उसको दुनिया की सच्चाई पता चलती है, जब शादी हो जाती है उसकी, अभी भी बच्चे हो जाते हैं, तो सब लाइन में आ जाता है। ठीक है, पहले जेएनयू बहुत अच्छा लगता है, और चाहे हमको चाहिए आज़ादी। हाँ हाँ, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन आना तो सब कुछ चाहिए जीवन में। अगर आप जवानी के दिनों में लेफ्ट विंग को नहीं फॉलो किया तो फिर जवानी में मजा नहीं है। पर समझ सबकी होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। 400 में मान लो 50 रुपए दे देगा इन दोनों को सैलरी, 25-25 देगा, और अपने पास क्या रखेगा? 350। अब मुझे एक बात बताओ, ये हुई ना चोरी? क्योंकि मैंने मजदूरों का हक अपने
पास रखा। जो अतिरिक्त मूल्य था उस पे हक किसका था, और किसको ले लिया मैंने, अपने पास। और यही है सबसे बड़ी चोरी, और इसी चोरी के कारण हो रहा है शोषण। और इस तरह से कार्ल मार्क्स ने सब कुछ बता दिया थ्योरी में, समझ लो। और कहा कि सुनो, एक दिन इस चोरी का एहसास लोगों को होगा। अब बाद में मेरी ये सब थ्योरी पढ़ेंगे और हो जाएगी फिर क्रांति, और क्रांति को कोई नहीं रोक सकता, ये होगी ही होगी। और क्रांति उसकी कोई इमोशनल एक्ट नहीं है, एक लॉजिकल एक्ट है। क्या है, लॉजिकल एक्ट है। और कहा देखो, ये कहा कि अगर मजदूरों को पैसा ज्यादा दे देंगे तो इसका नुकसान होगा, ये कभी नहीं देगा। तो इसीलिए कहा कभी ये वर्ग और ये वर्ग एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते। क्यों, दोनों में संघर्ष है। कैसा, हितों का टकराव है। और इसीलिए वो कहता है कि दोनों वर्गों में संघर्ष हमेशा रहेगा, हितों का टकराव हमेशा रहेगा। वो किसानों का हो या मजदूर, जमींदार का या किसानों का हो, समझ में आ गई। हमेशा दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग संसाधनों पे नियंत्रण रखता है, दूसरा हक नहीं रखता। एक होता है हैव नॉट्स, एक होता है हैव्स, बुजुर्गा और सर्वहारा। और ये हमेशा एक दूसरे से कंफ्लिक्ट रखते हैं, ठीक है। और लेकिन उसने ये भी बताया चोरी है, और एक दिन ये क्रांति होगी। कहा क्यों होगी, कहा सुनो, इसका माहौल बन चुका है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो गई है। सारे मजदूर अब शहरों में आ गए, जो गांव में बिखरे हुए थे। क्योंकि गांव में तो हर घर में अपना मजदूर काम कर रहा था, किसान के तौर पे जमींदार वहां कंट्रोल हो नहीं पाए थे, छोटे छोटे गांव में सब बटे थे। लेकिन अब लग रही है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। तो पता चला एक ही इलाके में 100-100, 5-5, 10-10 हजार मजदूर रह रहे हैं, और शाम को आपस में मिलेंगे भी और चर्चा करेंगे। और सबको जिस दिन ये चोरी पता चल जाएगी उसी दिन हो जाएगी क्रांति। और इंग्लैंड ही इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि वहीं क्रांति होनी थी। हाँ, पर इंग्लैंड को ये बात पता चल गई कि मजदूरों में आ रही है भनक, तो उसने तुरंत, वहां के पूंजीपतियों ने दिमाग लगाया और मजदूरों को दी कई सारी फैसिलिटी, जैसे बोनस, जैसे शेयर, जैसे केयर, है ना, लेबर केयर, ये सब। और इस तरह से उनको कर दिया शांत, तो क्रांति नहीं हुई। लेकिन लेनिन का माथा टनका, कहा ये वहां नहीं हुई तो यहाँ होगी ठीक है। और इस तरह वो इंग्लैंड की जगह कहाँ करा गया, हाँ, उसने कहा ये किताब मुझे लाओ, मेरे काम की ज्यादा है, ठीक है। और लेनिन ने कहा कि क्रांति होनी थी तो मजदूर, लेकिन वो कंडीशन उसने फिर उसको मजदूर बनाम मालिक की जगह जमींदार बनाम, हाँ। और उसने देखो, कार्ल मार्क्स ने कुछ गलतियां की थी। कार्ल मार्क्स ने कहा था ये क्रांति अपने आप हो जाएगी स्वतः,